दोस्तों ये एमईपी सीरीज़ की हमारा अगला वीडियो है। इसमें हम लोग अब बात करने वाले हैं प्लम्बिंग के बारे में। प्लम्बिंग की डिटेल के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल में बिंदुवार क्रम में अगर देखें प्लम्बिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो एज ए एमईपी इंजीनियर या एमईपी से संबंधित होती हैं और जिनको जानना चाहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका अपने चैनल इंजीनियरिंग पंडित में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है, अगर हम लोग को ओवरऑल प्रोजेक्ट कॉस्ट की बात करें कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट में एमईपी का, तो जो हमारा अर्थ वर्क होता है वो 5% का होता है, फाउंडेशन हमारा 10% का होता है, जो सिविल का कोर या शेल होता है वो 35% होता है, फिनिशिंग का जो पार्ट होता है वो 20% होता है, जो इंफ्रा डेवलपमेंट होता है वो 10% होता है, और एमईपी सर्विसेज जो होती है दोस्तों 20% होती है। ये 100% यानी कि जो हमारा एमईपी कॉस्ट होता है बिल्डिंग बनने में उसमें ये परसेंटेज होता है। अगर हम लोग एमईपी कॉस्ट ब्रेकअप को देखें तो लगभग 20% टोटल होता है ये प्रोजेक्ट कॉस्ट का। इसमें जो होता है दोस्तों कैपिटल गुड्स होता है 35% होता है, नॉन कैपिटलाइज मटेरियल्स होते हैं वो 45% होते हैं, और जो लेबर कॉस्ट आती है वो 20% आती है। दोस्तों अगर हम लोग प्लम्बिंग सिस्टम की बात करें कि अगर प्लम्बिंग सिस्टम होता है क्या है में, उसके जो मेन पार्ट होते हैं उसमें सबसे पहला पार्ट जो होता है वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। दूसरा जो होता है सैनिटरी ड्रेनेज होता है एंड डिस्पोजल सिस्टम होता है, और तीसरा जो होता है दोस्तों वो हमारे प्लम्बिंग फिक्चर्स होते हैं। हम लोग अगर वाटर सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की और आगे की बात करें दोस्तों, तो जो वाटर सप्लाई डिज़ाइन की जाती है उसके दो मेजर सिस्टम होते हैं। सबसे पहला जो होता है ग्रेविटी फीड सिस्टम होता है, और दूसरा जो होता है हाइड्रोप्नोमेटिक सिस्टम होता है। दोस्तों अगर हम हाई राइज बिल्डिंग में बात करें तो जो वाटर की डिमांड होती है, और ख़ासकर जो एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड यानी कि एनबीसी के हिसाब से वो जो होती है, डोमेस्टिक वाटर की अगर बात करें तो 90 लीटर पर पर्सन पर डे होती है, और फ्लशिंग वाटर की जो डिमांड होती है वो 45 लीटर पर पर्सन पर डे की होती है। दोस्तों अगर हम लोग अपने वाटर की रिक्वायरमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाता है हमारा, वो इस तरीके से बनाया जाता है कि वाटर सप्लाई जो हमारी आ रही होती है वो कंसर्न अथॉरिटी से, अगर बोरवेल यूज रहा तो बोरवेल से आती है, तो सब डोमेस्टिक वाटर में जाएगी और डोमेस्टिक यूज में, फ्लशिंग में भी जाएगी, लैंडस्केपिंग में जाएगी या कार वॉशिंग के लिए जा सकती है। दोस्तों उसके बाद जो डोमेस्टिक यूज़ का और फ्लशिंग का जो हमारा पानी निकलता है वो सीवेज जनरेशन के लिए चला जाता है, और वो सीवेज जनरेशन के थ्रू दोस्तों उसको ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने के बाद भी अगर कोई एक्सेस वाटर करता है तो उसको हमारी अगर कोई म्यूनसिपल की सीवर लाइन है या हमारी अलग से सीवर लाइन में जाके हम लोग कर देते हैं दोस्तों, बट इसके लिए कंसर्न डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो जो वाटर की रिक्वायरमेंट बनाई जाती है इसी तरीके से बनाई जाती है, इन वाटर का यूज़ कहाँ कहाँ होना है और उसी तरीके से हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट डालते हैं। दोस्तों अगर हम लोग ग्रेविटी वाटर सप्लाई सिस्टम की बात करें तो हमारा जो पानी आता है सबसे पहले अथॉरिटी से आता है, फिर वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक में जाता है, यानी अंडरग्राउंड फायर टैंक में जाएगा, फायर टैंक से वो ओवरफ्लो होकर अंडरग्राउंड डोमेस्टिक टैंक में जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से हम लोग पंप करते हैं, पंप के लिए हम लोग हाइड्रोनोमेटिक पंप लगाते हैं जिसको हम लोग जो है ओवरफ्लो ले जाते हैं ओवरहेड टैंक में। सबसे पहले वहाँ पे भी ओवरहेड में भी ये फायर वाटर टैंक में जाएगा, फिर वहाँ से ओवरफ्लो होकर डोमेस्टिक टैंक में जाएगा, और डोमेस्टिक टैंक में दोस्तों फिर जो है हम डिफरेंट जहाँ भी सर्कुलेट करता है उसको वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दोस्तों अगर हम लोग हाइड्रोमेटिक सिस्टम की बात करें, उसके एडवांटेज की बात करें या उसके डिसएडवांटेज की बात करें, तो सबसे पहले अगर एडवांटेज में हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या होता है, नो लोड होता है टेरेस पे, या नो वाटर हेड ओवरहेड टैंक करने के लिए कोई फीड नहीं करना पड़ता है इसके लिए। और दोस्तों जो होती है कोई इसी अपर फ्लोर पे बूस्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एडवांटेज की अगर हम बात करें तो जो वाटर सप्लाई होता है वो इक्वल प्रेशर से जाता है। अगर हम लोग डिसएडवांटेज की बात करें तो जो है सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि एडवांटेज को अगर हम लोग समझें इस तरीके से तो कह सकते हैं कि चूँकि जो भी बिल्डिंग्स होती हैं उनमें क्या होता है दोस्तों डे और नाइट इसके चांसेस होते हैं वाटर लीकेज के, और इससे लगातार जो है वो पानी का जो है लीकेज बढ़ता रहता है, ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ती रहती है, और लगातार बैकअप और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जरूरत पड़ती रहती है। दोस्तों प्लम्बिंग लाइन में अगर यूज होने वाले पाइप की बात करें तो सबसे पहला जो हमारा होता है वो गैबलेंस आयरन पाइप होता है। अगर इसकी हम लोग स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये स्क्रू एंड सॉकेट क्यूआर के साथ होता है, और अगर इसके रेंज को हम लोग देखें तो जनरली जो होता है आधी इंच से लेके 6 इंच तक की पाइप हम लोग यूज़ करते हैं। इसके जो क्लास होते हैं वो ए, बी या सी क्लास हो सकते हैं। इसके ग्रेड जो होते हैं 1239/1 हो सकते हैं। अगर हम लोग CPVC पाइप की बात करें, इसका एक क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं SDR 11 CPVC, SDR
13.5 CPC। इनकी अगर रेंज की बात करें इंचेस में तो आधी इंच से लेकर 2 इंच तक की होती है। तो जो SDR11 का ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 82 सेंटीग्रेड पे, और ऑपरेटिंग प्रेशर होगा 27.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और 6.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। SDR 13.5 का दोस्तों उसी प्रकार 21.8 से 5.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का ऑपरेटिंग प्रेशर होता है। दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से आप जो है इंचेस के हिसाब से उसके प्रेशर रेटिंग को भी समझ सकते हैं कि कितने इंचेस में कितने प्रेशर रेटिंग यूज होता है या कितने प्रेशर के लिए कितने इंचेस की पाइप की ज़रूरत पड़ती है। इस चार्ट में आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम लोग यूज होने वाले अगर वाल्व की बात करें तो बाल वाल्व भी होता है, स्लूज वाल्व भी होता है, गेट वाल्व यूज होते हैं, फ्लोट वाल्व यूज होते हैं, बटरफ्लाई वाल्व यूज होते हैं और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व यानी कि PRV वाल्व यूज होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम में यही वाल्व यूज होते हैं, जहाँ जहाँ जैसी ज़रूरत पड़ती रहती है इन्हीं वाल्व्स को हम लोग लगाते हैं। दोस्तों अगर हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व की बात करें तो ये जो वाल्व होता है वाटर सप्लाई के प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए लगाया जाता है, यानी कि जिस भी लेवल तक हमें प्रेशर चाहिए इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। जनरली जो इसकी रेंज होती है वो 1.5 बार से लेके 2.5 बार तक की होती है। और इसमें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका डायफ्राम, स्प्रिंग, स्क्रू, इस तरीके से इनलेट और वाटर होता है। तो ये जो PRV लगाई जाती है डिफरेंट इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं। अब सबसे पहले आप फिगर में देख सकते हैं ये जो है छोटी छोटी इंडिविजुअल PRV लगाई गई है जो टॉयलेट, किचन या एक्सेसिबल जगह पे लगाई गई है। अगले अरेंजमेंट की हम लोग बात करें तो कई बार 3 से 4 फ्लोर्स के बीच में एक PRV लगाई जाती है। और अगर हम तीसरे अगर अरेंजमेंट की बात करें तो PRV हर जगह लगाई जाती है, खासकर जैसे हमारी लिफ्ट लॉगी, फॉल सीलिंग या जहाँ भी रन पाइप हमारी जा रही है वहाँ इंडिविजुअल जगह पे भी हम लोग PRV लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम 3 टाइप की ही PRV अरेंजमेंट लगाई जाती है जो एज पर लोकेशन हम लोग लगाते हैं। हम लोग पंपिंग सिस्टम की बात करें तो जो मेन पंप कंपोनेंट होते हैं उसमें पंप होता है, प्राइम मूवर्स होता है जैसे कि इलेक्ट्रिक मोटर्स, डीजल इंजन्स, एयर सिस्टम, पाइपिंग होती है टू कैरी फ्लूइड, वाल्व्स लगे होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फ्लो को, अदर फिटिंग्स जैसे कि कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन लगे होते हैं। अगर एंड यूज इक्विपमेंट की बात करें जहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फाइनली, वो सैनिटरी फिक्चर्स होते हैं, हीट एक्सचेंजर होते हैं या टैंक होते हैं। दोस्तों पंपिंग सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग तो जो उसका हेड होता है जो रेजिस्टेंट सिस्टम के अंदर होता है वो 2 टाइप का होता है, स्टैटिक और फ्रिक्शन। और स्टैटिक हेड की अगर बात करें तो जो डिफरेंस होता है किसके बीच में दोस्तों, बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, उसको हम लोग स्टैटिक हेड बोलते हैं। फ्रिक्शन हेड की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस टू फ्लो इन पाइप एंड फिटिंग होता है। ये डिपेंड करता है साइज, पाइप फिटिंग, फ्लो रेट, नेचर ऑफ लिक्विड। ये जो होता है दोस्तों ये फ्लो रेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होता है। फ्रिक्शन हेड जो होता है दोस्तों वो क्लोज लूप सिस्टम में ओनली यूज होता है। और इसका अगर टोटल हेड की हम लोग बात करें तो स्टैटिक हेड और फ्रिक्शन हेड मिला के टोटल हेड बनता है। अगर हेड और फ्लो की बात करें तो फ्लो इंक्रीज होता है सिस्टम रेजिस्टेंस इंक्रीज के अलावा, हेड इंक्रीज होता है, फ्लो डिक्रीज टू जीरो फ्लो रेट होता है, रिस्क ऑफ पंप। तो वाटर ट्रांसफार्मर की अगर हम पंप की बात करें दोस्तों तो डोमेस्टिक वाटर टैंक से लेके ओवरहेड टैंक के बीच में हमारे जितने भी पंप्स लगे होते हैं उन्हीं के लिए लगाते हैं जो वाटर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है उससे कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि हमारा जो ड्रेन पाइपिंग में फ्लो होता है वो इंटायर क्रॉस सेक्शन में फिल नहीं होना चाहिए। अगला दोस्तों होता है जो सीवर डिज़ाइन किया जाता है फॉर डिस्चार्जिंग पीक फ्लो, फ्लोइंग हाफ फुल, और जो मिनिमम सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इसकी होती है वो 0.75 मीटर पर सेकेंड होती है। और दोस्तों इसका जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो 2.4 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। दोस्तों इस आप PVC पाइप की डायमेंशन इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं कि किस किस टाइप की PVC पाइप यूज होती है, उसकी थिकनेस कितनी होती है या उसका नॉमिनल आउटसाइड डायमीटर कितना होता है, टॉलरेंस जो होता है आउटसाइड पे कितना होता है। तो अगर हम लोग स्टोन वेयर पाइप की बात करें तो जो स्टैंडर्ड लेंथ होती है उसकी वो 0.3, 0.6, 0.75, 0.9 फीट की होती है। और इसका जो साइज डाया होता है वो 100 से लेके 450 mm तक का होता है। इसमें आप लोग दोस्तों साइंटिफिकली कास्ट आयरन हब और हबलेस पाइप्स का डिटेल देख सकते हैं।
तो अगर हम लोग सिंगल स्टैक ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो जो हमारा WC यानी कि वाटर क्लोजेट, फ्लोर ट्रैप, वॉश बेसिन जो है वो कॉमन पाइप से कनेक्ट होता है। इसमें दोस्तों सेपरेट वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कॉमन स्टैक सेल्फ वेंटिलेटेड होता है जो पाइप को रूफ तक एक्सटेंड करता है। 75 mm पी ट्रैप जो होता है दोस्तों वो डीप सील होता है और WP और बाथ सिंक के साथ लगाते हैं। अगला दोस्तों जो होता है इसमें वो हमारी जो स्ट्रेट इनलेट ब्रांच होती है वो 100 mm स्टैक की होती है। इसमें वेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है जो कि 4 स्टोरीज या एज पर SP 35 के हिसाब से काम करता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस प्रकार की वीडियो अभी कंटिन्यू रहेंगी इस सीरीज़ में। मैंने आपको पहले इलेक्ट्रिकल की डिटेल बताई थी, तो जो है प्लम्बिंग की डिटेल कंटिन्यू है और इस सीरीज़ में भी आती रहेगी। अभी ढेर सारी वीडियोस हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन का बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।